हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये मैं पंछियों की तरह पर क्यों फैला रहा हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा था, कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर 2020 की ला रहा था और सेट नंबर 5 पहुँच गए थे। सेट नंबर 5 के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो हमारे पास तीसरे का नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं 241/4000 है और बराबर दिया गया है 241/2 की घाते m गुणते 5 की घाते n। तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। m और n का मान ज्ञात कीजिए। हम बड़े प्यार से 4000 का करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2000 आएगा, 2 से काटेंगे 1000 आएगा, 2 से काटेंगे 500 आएगा, 2 से काटेंगे 250 आएगा, 2 से काटेंगे 125 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि ये 241 ऊपर वाला है। यहाँ पे 2 कितनी बार मिला है? 5 बार मिला है। 2 की घाते 5 लिखेंगे, गुणते 5 की घाते कितने लिखेंगे? 5 की घाते 3 लिखेंगे, बराबर 241/2 की घाते m गुणते 5 की घाते n लिखेंगे। और ये फैक्टराइजेशन आप सवाल को हल करते हुए बगल में अगर दिखा देते हैं, बेहतरीन काम होगा। ऐसा कोई, ठीक है, मतलब ये रफ काम नहीं है, आप इसको दिखा देंगे साथ में। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर m बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है? m बराबर हमको 5 दिखाई दे रहा है। n बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है? n बराबर हमको 3 दिखाई दे रहा है। परफेक्ट काम है, बहुत बढ़िया। यम और n ऋणात्मक पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। भाग की प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू मिल चुके हैं। आप इसको लिखने के बाद दोबारा आगे कार्य करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ कि अपने पास जगह कम पड़ रही है, और इस हिस्से को भी मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। हमारा काम बस इससे है कि हमारे पास 2 की घाते 5 हो रही है, 5 की घाते 3 हो रही है। अगर इसमें 5 की घाते 2 से गुणा कर लेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एलिमेंट जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 5 की घाते 2 जोड़ देते हैं। नीचे वाला हर आप जानते हैं 2 की घाते 5 गुणते 5 की घाते 5 बनाना जरूरी था, इस वजह से हमने इसमें गुणा किया है। ऊपर 25 से गुणा कर रहे हैं तो 241 गुणते अपना 25 हो रहा है। नीचे वाला हो जा रहा है 5 दूनी 10 की घाते 5, और यहाँ पे 25 से कम 25 के 5 हाथ से लगे 2, 25 चौके 100, 2 102, यानी कि 2 लग जाएगा, हाथ से लगे क्या हो जाएगा 10। 25 से कम 25 दूनी 50, 10 60, इतना मिल गया। अब 10 की घाते 5 हो रहे तो 5 अंकों पे हम दशमलव लगा देंगे। हम कहेंगे 5 2 0 6 को पार कर लिया, 4 अंकों को पार कर लिया, 1 अंक और पार करके दशमलव 0 लगा दिया। ये हो गया हमारा एक और आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। और ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, मतलब नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मजाक करने का कोशिश की है। लोग अक्सर मुझे मजाकिया कहते हैं। अब आप कहोगे कि कहते हैं कि कहलवाते हो। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्टली किया, पूरी डिटेल नहीं समझाई कि ऐसा हमने क्यों किया था, उसके बाद में धीरे धीरे बताते चले गए। क्या किसी को डाउट है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट बता दिया है, पूरा बेसिक नहीं बताया? मुझे यहाँ पर एक समस्या हो सकती है, मतलब कुछ लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है कि सर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बताते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक क्योंकि भाई अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको ये समझ में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। खैर, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, वो पढ़ रहे हैं, वो इस बातों को थोड़ा सा अच्छे गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक समस्या आई थी कि उन्होंने कहा था कि सर इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों बता रहे हो। किसी किसी को नहीं समझ में आता, जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। खैर, आइए बात को बढ़ाते। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद AP का प्रथम पद कितना है? 5 है। अंतिम पद हम AN कह सकते हैं या फिर L कह सकते हैं, 45 है। योग आपको दिया है, SN दिया गया है, आपको दिया है 400। पदों की संख्या यानी N की वैल्यू, सर्वांतर D की वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
चलो आओ देखते हैं क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे हम इस प्रश्न में। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमको मालूम है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हम कुछ निकाल पाएंगे। ए एन बराबर अपना 45 रख देते हैं और ए बराबर अपना 5 रख देते हैं, प्लस एन की वैल्यू हमको नहीं पता माइनस वन इंटू डी रख लेते हैं। डी कितना है वो भी तो नहीं पता है, ठीक है, इसको इधर पहुंचा देते हैं। अपना एन माइनस वन डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 45 में 5 गया 40। हम इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। चलो ठीक है, इतना मिल गया, हमको सुकून है कि कुछ हमने निकाला है। दिल से आवाज़ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या नौटंकी है सर, आप ये क्या नौटंकी कर रहे हैं। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। परफेक्ट, इसी चीज़ पे अप्लाई, मतलब इसी चीज़ पे इन चीज़ों को रखना है। एस एन की जगह योगफल कितना दिया है 400 रख दिया, बराबर एन बाई टू रख दिया, 2a का मतलब अपना 5 रख दिया, प्लस एन माइनस वन पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो 40 के बराबर हमने लिखा था। तो क्या करेंगे सर, ऐसे 40 रख देंगे भाई, और क्या करेंगे, अपने पास और है हिम्मत है हम कुछ और कर पाएँ नहीं ना। एन ठीक है बाई टू ही रहने दो, 5 दूनी ये 10 और 40 जोड़ने पर कितना हो जाता है अपना 50 हो जाता है, सॉरी 50, 2 से काटोगे 25 आएगा, तो दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने लगता है। हमने सोच लिया था कि 25 आएगा, इस वजह से 25 लिखा जा रहा था। क्या ही कहे अपने इस दिमाग का। 25 से इसको भाग करेंगे, 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। 5 से काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 8 5 40 होता है ना, 5 से काट लेते हैं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 बचेगा 3, 5 छंग 30, 16 आ रहा है। एन बराबर कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, 25 से भी कर सकते थे लेकिन नहीं आ रहा था, पहाड़ था, क्यों अपना बेइज्जती करवाएं। ठीक है, और इसमें अब हमको n की वैल्यू रख देनी है, 16 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 40 बराबर 16 माइनस 1 इंटू डी हो गया, 16 में से गया 15, डी बराबर हो जाएगा 40। डी बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 15, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 अट्ठे 40, 8 बटे 5 आ रहा है, आप 8 बटे 3 आ रहा है, सॉरी 8 बटे 3 आ रहा है। आप इसको डेसिमल पे बदल सकते हैं, चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्वांतर, ये रहा पदों की संख्या, और ये रहा क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट, मतलब चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे छुट्टी करने वाला था। यहाँ पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10, बिंदुओं -3,10 तथा 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1,-1,6 विभाजित करता है। मतलब मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा विभाजित होता है। तो यहाँ पे बिंदु ये है -3,10, यहाँ पे है 6,-8, और यहाँ पे है वो बिंदु जो इनको विभाजित करता है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको लिखना होगा, ये तो हमने फिगर बना लिया, समझ लिया। हम बगल में ये फिगर बचाए तो बना सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो कि माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात A के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, परफेक्ट काम हो गया ना, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। देखो भैया, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और ये कैपिटल X कैपिटल Y है। कैपिटल X इक्वल टू होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आपको याद है? ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसी को यहाँ पे रखेंगे और हम अपने प्यार से k की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है अंतःविभाजन। देखो, जब ये विभाजित कर रहा है, अंतःविभाजन वाला सूत्र यही होता है। ठीक है, y की वैल्यू भी यही सेम टू सेम करके होती है, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों चीज़ों को निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज़ निकाल लेंगे, हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, और हम कह देंगे कि इस अनुपात में विभाजित करता है। बस इतना हमको करना है। बात समझ में आ गई ना? चलिए शुरुआत करते हैं। x कौन है? ये -1 क्या है? अपना x है। x1 कौन है? ये 3 गुणते हैं, यहाँ पे m2 m1, सॉरी यहाँ पे m2, ये क्या है? m1 है, ये m2 है। m2 कौन है? 1।
तो x1 है -3 गुणते m2 है 1 प्लस x2 जो है वो है 6 गुणते m1 है k, नीचे करना है k प्लस 1। हो गया? हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -k - 1 इक्वल टू 3 एकन्नम -3 प्लस 6 एकन्नम 6k हो जाएगा। और अब हमको करना बस इतना सा है कि अगर हम k को इधर ला देते हैं तो यहाँ पे -k है, 6 वाला भी आके -6k हो जाएगा, इधर -3 है, ये इधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, यहाँ पे -7k हो जाएगा, 7k हो जाएगा, यहाँ पे -2k हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी वहाँ पे k नहीं होगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2/7। यानी कि हम कह देंगे अतः बिंदु P, A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। बस उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं तीसरे के घ नंबर क्वेश्चन पर। क्या बकवास कर रहा हूं मैं। तीसरे के घन नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो घनों में से प्रत्येक के घन का आयतन कितना दिया गया है। हम यहाँ पे घन का आयतन, प्रत्येक के घन का आयतन, घन का आयतन हमको क्या दिया है 343 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आयतन बराबर होता है a क्यूब बराबर 343, यहाँ पे 47 मैंने लिख दिया, 43 सेंटीमीटर क्यूब होता है। a बराबर हो जाएगा घनमूल आप 343। अब ये 343 का घनमूल होता है, मतलब करना है यहाँ पे 343 का घनमूल निकालने के लिए हम इसको करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं? गुणनखंड हम करते हैं। तो भैया ये कटेगा 7 से। क्यों सर 7 से क्यों कटेगा? 3 2 4 5 से आप चेक कर लीजिए, 7 से फिर जब पहुंच जाएंगे तो 7 से काट लीजिएगा। तो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचेगा 2 30, 2 और 4 मिलकर 6, मतलब 6 हो रहा है, 6 और 3 मिलकर 63, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे a, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है कितना a बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, जिससे एक घनाभ प्राप्त होता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक घन जिसकी सभी भुजाएं 7 है वो ये हो गया, इसको मिलाकर एक दूसरे घन के साथ जब चिपका के रखा जाता है तो ये ऐसा प्राप्त होता है। और ऐसा प्राप्त होने के बाद जो हमें आकृति प्राप्त होती है वो एक घनाभ की आकृति होती है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे 7 और 7 लेकर के हम कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी हो गई 14 हो गई, 14 सेंटीमीटर की लंबाई कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई 7 ही रहेगी, चौड़ाई के बारे में हम 7 कह सकते हैं। और ऊंचाई जैसी 7 पहले से थी वैसे ही ऊंचाई अभी भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हमको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूं, देखो भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL। वाह क्या बात है, मिल गया ना। तो 2 लगा दिया, LB यानी 14 × 7 प्लस BH यानी 7 × 7 प्लस HL यानी 7 × 14 हो गया। रखेंगे 2, 7 चौके 28 का 8 से लगे 2, 7 एकम 7 2 9, 14 7 98 होता है। क्या बात है। 7 7 49 प्लस 14 7 98, फिर जब इनको जोड़ेंगे तो 2 गुणते इनको जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 8 8 16, 16 9 25 का 5 हाथ से लगे 2, 9 9 18, 18 4 22, 2 18 4 22 2 24, 24 मिल गया, इतना मिल गया। 2 से गुणा कर देंगे, 2 5 10 के 0 से लगे 2 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूनी है 4, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बस बात खत्म करते हैं और आपको जो काम करना है वो कीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो मन करना है सो कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे बाद में, कल परसों कुछ भी
टाइम हो सकता है।